हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि एक कन्नड़ फोक टेल है जिसको E.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। एक्चुअली ये काफ़ी पॉपुलर फोक टेल है, सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि शायद पूरे इंडिया में ये पॉपुलर होगी, क्योंकि हम लोगों ने भी इसको काफ़ी बचपन से सुना है। हिंदी में इसे अंधेर नगरी के नाम से कई जगह लिखा जाता है, कई जगह अंधेर नगरी चौपट राजा, और कई जगह पूरा इसका जो एक समझिए कि तरन्नुम में इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सेल भाजी टक्के सेल खा जाए, ऐसा कुछ। तो ये एक फोक टेल है जो काफ़ी पॉपुलर है। फोक टेल्स ऐसी कहानियों को हम कहते हैं ना, हिंदी होती है जिनकी लोक कथा, ऐसी कहानियाँ होती हैं ये जिनका ओरिजिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आई हैं या किसने लिखी हैं, लेकिन काफ़ी पॉपुलर होती है लोगों के बीच। फोक्स के बीच पॉपुलर होती है इसीलिए फोक टेल है, लोगों के बीच पॉपुलर है इसीलिए लोक कथा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि अंधेर नगरी को कहते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अंधेर नगरी जो थी, मूर्खों की नगरी हम यहाँ कहेंगे अगर लिटरल मीनिंग हमको बतानी हो तो जो मूर्खों की वो नगरी थी उसमें दोनों ही मूर्ख थे। कौन? मंत्री और उसका बादशाह, उसका राजा। राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे मूर्खों की नगरी में। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वो लोग नहीं चाहते थे बाकी राजाओं की तरह चीज़ें रहें यहाँ पे, बाकी राजाओं की तरह हम चलाएं इस राज्य को। इसीलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया कि रात को दिन में बदल दिया जाए और दिन को रात में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कूल बनने के चक्कर में, दूसरों से उल्टा जाने के चक्कर में स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं। तो मूर्खों की नगरी के मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री ने इस सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला लिया, रात को दिन में बदलने का और दिन को रात में बदलने का। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन लोगों ने आदेश दिया कि सभी को रात में जगना होगा, जागे रहना होगा। अवेक एक एडजेक्टिव है, जागे हुए की अवस्था होती है, तो सबको जगा होना होगा। अपने खेतों को जोतिए, अपने काम धंधों को कीजिए सिर्फ तब जब अंधेरा हो जाए, और बिस्तर पकड़िए तब जब सूरज आ जाए। यानी कि रोशनी होते ही, सुबह होते ही आपको बिस्तर पे चले जाना है और अंधेरा होते ही अपने काम धंधों में लग जाना है। ये आदेश उन्होंने दिया दिन को रात में और रात को दिन में बदलने के लिए। Anyone who disobeyed would be punished with death. कोई भी अगर इस बात को नहीं मानता है, इसकी अवज्ञा करता है, तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा। The people did as they were told for fear of death. लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनसे बोला गया था, क्योंकि सबको मौत का डर था। The king and the minister were delighted at the success of their project. और राजा और मंत्री बड़े खुश हुए कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट था ये कामयाब हुआ, हमारा ये अभियान सफल हुआ। One day a guru and his disciple arrived in the city. देखिए, गुरु को इंग्लिश में भी गुरु ही लिखा गया है, क्योंकि हमारे जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कन्वे नहीं कर पाते हैं मीनिंग को अंग्रेजी में। हर चीज़ की अंग्रेजी नहीं होती। चेले को अंग्रेजी में डिसाइपल कह सकते हैं, लेकिन गुरु को वैसे बहुत से वर्ड्स हैं जो गुरु के मतलब इक्विवेलेंट हैं, जैसे मेंटर हुआ, टीचर हुआ, लेकिन गुरु की एक अलग फीलिंग है, एक अलग उसका सेंस होता है। तो एक दिन एक गुरु और उनका चेला वो लोग उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। काफ़ी खूबसूरत शहर था और दिन की रोशनी थी चारों तरफ, लेकिन फिर भी कहीं कोई नहीं था। एवरीवन वॉज asleep, नॉट अ माउस stirring. हर कोई सोया हुआ था, एक चूहा भी हिल नहीं रहा था। स्टर का मतलब ही होता है हिलना। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. यहाँ तक कि अपने जानवरों को, मवेशियों को, जिनको पाला जाता है दूध वगैरह के लिए, उनको भी इन लोगों ने सिखा दिया था दिन में सोना। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town
till evening when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. दोनों अजनबी, गुरु और चेला जो थे, जो शहर के लिए नितांत अजनबी थे, दोनों ही काफ़ी हैरतमंद हो गए, काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने अपने आसपास देखा और पूरे शहर का भ्रमण किया। वांडर मतलब मंडराना, घूमना। शहर भर में वो लोग घूमे शाम तक और एकाएक क्या हुआ, पूरा शहर जाग गया और अपने रात के काम धंधों पे लग गया। द टू मेन वर हंग्री, वो दोनों लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, अब जबकि दुकानें खुल चुकी थी तो वो लोग ग्रोसरीज खरीदने चले गए। ग्रोसरीज किराने की आइटम्स को कहा जाता है, फूड सप्लाईज वगैरह को, डेली यूज़ की चीज़ों को। टू देयर एस्टोनिशमेंट they found that everything cost the same, a single duddu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. उनको आश्चर्य हुआ ये देख के, ये जान के कि हर चीज़ का दाम, हर चीज़ की कीमत एक ही थी, एक डुड्डू। जैसे हमारे यहाँ पहले आना, दमड़ी, पाई, कौड़ी ये चीज़ें चलती थी, वैसे ही शायद डुड्डू वहाँ की मुद्रा रही होगी। तो उनको आश्चर्य हुआ ये जान के कि हर चीज़ का दाम एक ही था, बस एक डुड्डू। चाहे वो चावल खरीदें, बॉट अ मेज़र ऑफ राइस, जितना चावल बिकता था वहाँ पे मेज़र करके, मतलब कितना भी खरीदे, वो शायद एक मेज़रमेंट रही होगी कि इतना खरीदना है आपको तो एक डुड्डू लगेगा। या केले का एक गुच्छा खरीदे, मतलब हर चीज़ की वैल्यू एक डुड्डू ही थी। ये हिंदी कहानी में मैंने आपको बताया था ना, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी आप भाजी खरीदें या खाजा खरीदें, टका सेर ही आपको देना पड़ता था, एक सेर का 1 टका। तो वही हाल यहाँ भी था, चाहे केलों का गुच्छा खरीदें या चावल, दाम एक डुड्डू ही देना पड़ता था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। गुरु और चेला दोनों ही काफ़ी खुश हो गए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। They could buy all the food they wanted for ₹1। 1 रुपये में तो वो ढेर सारी चीज़ें खरीद सकते थे। डुड्डू बहुत बहुत छोटी वैल्यू रही होगी। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब वो लोग ग्रोसरी खरीद के वापस आ गए जहाँ रुके हुए होंगे कहीं, तो उन्होंने खाना वाना बना लिया और खा लिया। गुरु जी को ये एहसास हुआ कि ये मूर्खों का राज्य है, किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य कहना उचित होगा इसको, किंगडम मतलब होता है राज्य। तो ये मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ रहना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। उन्होंने अपने चेले से क्या कहा, ये हमारे रहने लायक जगह नहीं है, चलो यहाँ से। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेले साहब वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ यहाँ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उनको बस एक ही चीज़ चाहिए था, सस्ता अच्छा खाना। चीप बेसिकली जिन चीज़ों की वैल्यू बहुत कम होती है उनको कहा जाता है। द गुरु सेड they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next। गुरुजी ने समझाने की कोशिश की कि देखो यहाँ सभी मूर्ख हैं, ये चीज़ ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है और तुम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तुम कह नहीं सकते, जान नहीं सकते कि तुम्हारे साथ वो कब क्या कर देंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो चेले महाशय थे वो गुरु जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया कि मैं बार बार इसको गुरु पढ़ रहा हूँ स्ट्रेस करके। एक्चुअली ऐसा इसलिए है ना कि इंग्लिश में लोगों को मैंने ऐसा ही पढ़ते हुए सुना है। हिंदी में तो हम लोग सिंपली गुरु कहते हैं, गुरु जी, बट वो लोग अंग्रेजी में इसको घसीट देते हैं, काफ़ी गुरु कहते हैं। अंग्रेजों का है, थोड़ा बहुत वो सुनने की वजह से आ गया है, बट कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन चेले ने गुरु जी की बात को नहीं माना, गुरु जी के ज्ञान को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो भाई साहब वहीं पे रुकना चाहते थे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। गुरु जी ने कहा ठीक है, जो जी में आए करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कह के गुरु जी चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे,
bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull. गुरु जी वहाँ से चले गए, चेले साहब वहीं रह गए और अपनी खुराक, फिल का मतलब खुराक, अपनी खुराक हर दिन खाने लगे, जो उनकी खुराक थी, ठूस ठूस के ढेर सारे केले, घी, चावल, गेहूँ, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और वो किसी बसहा बैल की तरह मोटे होते चले गए। बसहा एक बैल होता है, नंदी बैल भी जिसको कहा जाता है, वो काफ़ी सज धज के घूमता रहता है, उसके कान में अक्सर लोग अपने विशेस मांगते हैं। स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल शायद उसी को कहा गया है, पवित्र बैल। जो स्ट्रीट साइड तो वैसे जो मतलब कोई चीज़ अगर मिलती है ना आपको रास्ते पे, तो उसको कहा जाता है। तो इस सेंस में है कि उस बसहा जो बैल होता है वो नंदी बैल, उसको लेके एक जन घूमते रहते हैं। अच्छा, एक वर्ड आया यहाँ पे GREW, ग्रो। ग्रो का ये V2 है, हो गया के सेंस में, ग्रू फैट। मैंने भी इसको विद्यानी में थोड़ा सा ग्रीव पढ़ दिया था। कई ऐसे वर्ड हैं जिनको ग्रीव ये चीज़ें लोग पढ़ते हैं, लेकिन असल में होता है ग्रू ऐसा। कभी मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो खैर वो बसहा बैल की तरह मोटे होते चले गए, नंदी बैल की तरह। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन, एक काफ़ी चमकदार दिन, सुनहरे दिन, चमकीले दिन, रोशनी से भरे दिन जो भी कह लें, क्योंकि दिन तो वहाँ रात की जैसा हुआ करता था, तो दिन में सारे लोग सोते थे। तो दिन में ही चोर एक घुस गया एक अमीर व्यापारी के घर में। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. वो घुस गया घर में। कैसे घुसा वो? उसने दीवार में एक छेद किया था, जिसको सेंध लगाना कहा जाता है, सेंध मारना। उसने दीवार में एक छेद किया था और चुपके से अंदर घुस गया था। स्नीक इन मतलब धीरे से, बिना किसी को खबर किए, बिना किसी की जानकारी में दबे पांव घुस जाना। तो वो घुस गया था, और जब वो अपनी लूट मतलब जो चीज़ उसने बटोरी थी चोरी करके पूरे घर में से, वो लेके बाहर आ रहा था, तभी उस पुराने घर की एक दीवार कोलैप्स मतलब ढह गई। कहाँ? उसके सर पे, और बेचारा वहीं खड़े खड़े मर गया। किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उस दीवार ने उसे वहीं पे मार डाला। ऑन द स्पॉट कहते हैं हम लोग, वहीं पे तुरंत। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये चोरी करने घुसा था किसी के घर में और मर गया, लेकिन इसका भाई दौड़ के मूर्ख राजा के पास गया और शिकायत लगा रहा है। क्या? योर हाइनेस महाराज का आप कह सकते हैं, इंग्लिश वर्जन है। तो महाराज, मेरा भाई जब अपने पुश्तैनी धंधे को कर रहा था, परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ये नहीं कह रहा है कि चोरी कर रहा था, बड़े कायदे से अपनी बात कह रहा है कि जो उसका काम था, जो उसका व्यवसाय था, वही तो कर रहा था वो। तो वो कर रहा था अपने पुराने काम को, अपने पुश्तैनी काम को, एंशिएंट मतलब जो बहुत पुराना है। तभी एक दीवार उसके ऊपर गिरी और उसको वहीं पे मार डाला। वो व्यापारी दोषी है, उसको अच्छी एक दीवार, एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर यानी गलती करने वाला। आपको गलती करने वाले को सजा देनी ही चाहिए, देनी ही होगी। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और हमारे परिवार को मुआवजा देना होगा इस अन्याय का। अब राजा कितना मूर्ख है ये समझिए आप लोग। उसको ये नहीं पता कि वो चोरी कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसको अलग ही टेंजेंट पे है ये। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा न्याय हो के रहेगा, घबराओ मत, और बिना देरी किए, एट वंस का मतलब होता है बिना देर किए, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उन्होंने किसको बुलवा भेजा? जो घर का मालिक था। अक्सर लोग इसको ऑनर पढ़ते हैं, बट इसको पढ़ते हैं ओनर। अब घर का मालिक आया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, जब वो व्यापारी आया तो राजा ने उससे सवाल करने शुरू किए। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? सच एंड सच योर हाइनेस, ऐसा और वैसा।
अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता इस कहानी को हिंदी को लिखने के लिए तो मैं कहता फलाना डिमाका। तो वो अपना नाम क्या बता रहा है, ऐसा और वैसा। महाराज, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, पूछता है क्या तुम घर पे थे जब वो जो मृतक है, जो मर गया, वो तुम्हारे घर में घुसा था। मरने से पहले की बात हो रही है, मरने से पहले वो घर में तुम्हारे घुसा था बर्गल, चोरी करने के लिए। बर्गल का मतलब ये होता है, बर्गल का मतलब घर में घुसना चोरी के उद्देश्य से। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ महाराज, वो घर में घुसा था। ब्रेक इन का मतलब ये होता है चोरी करने के इरादे से घुसना, या किसी भी चीज़ के लिए सीक्रेटली घुसना किसी और के घर में जो आपका नहीं है, जहाँ आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो वो घुसा था मेरे घर में और दीवार कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, उस पर गिर पड़ी। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब मूर्ख राजा ने पूरी मूर्खता से फैसला लिया। कहता क्या है कि accused यानी कि मुलजिम, accused कहा जाता है जिस पे कोई इल्जाम लगा हो, मुलजिम कहते हैं इसको। pleads guilty, plead का मतलब वैसे प्रार्थना करना होता है, लेकिन न्यायालय में यानी कि कोर्ट में जब कोई जाता है ना जिस पे कोई इल्जाम लगा होता है, तो उससे जजेस पूछते हैं, यूएसए में तो पूछते हैं, मैंने फिल्मों में काफ़ी देखा है और टीवी शोज़ में और कॉमिक्स में भी काफ़ी पढ़ा है और नॉवेल्स में भी। तो पूछते हैं कि डू यू प्लीड गिल्टी और डू यू प्लीड इनोसेंट। वो पूछते हैं कि तुम खुद को क्या बताओगे, तुम जुर्म मतलब तुम दोषी हो या नहीं। तो वो कहता है कि भैया मैं गिल्टी हूँ। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो सब कुछ जल्दी निपट जाता है, और अगर वो इनोसेंट प्लीड करता है, ऐसा ही कहा जाता है कि उसने इनोसेंट प्लीड किया खुद को, तो उस पर केस चलता है लंबा जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो कहता है कि अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी कि मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, यानी कि इस मनुष्य ने, दोषी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया जो इस पे लगाया गया है। ऐसा राजा ने कहा, इसने मान लिया है, तुमने मान लिया है कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है, तुमने एक इंसान का खून किया है, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी होगी। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब बेचारा वो हेल्पलेस, लाचार, बेचारा गरीब, वो व्यापारी क्या कहता है, महाराज मैंने तो दीवार नहीं खड़ी की, ये तो उस इंसान की गलती है ना जिसने दीवार बनाई, उसने इसको ठीक से बनाया नहीं, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट? राजा जी पूछते हैं, मूर्ख राजा, कि कौन था वो, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। क्या कहता है ये? कहता है महाराज, ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी, मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी, अब वो बूढ़ा हो गया है और आस पास ही रहता है, पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. राजा ने तुरंत ही अपने दूतों को भेजा कि जाओ और उस राजमिस्त्री को बुला लाओ जिसने ये दीवार खड़ी की है। ब्रिक लेयर, जो राजमिस्त्री होते हैं उनको कहा जाता है। बेसिकली दो वर्ड्स हैं, ब्रिक और लेयर, जो ईंटों को ले करता है। ले का मतलब रखना, तो ऐसे थोड़े रख के चला जाएगा, वो ढंग से उनको ले करता है। उनकी यहाँ ये मत समझना कि उनकी लेयर बनाता है, नहीं, ले करता है इसलिए लेयर है वो, ब्रिक लेयर। तो अपने राजा ने अपने दूतों को भेजा, ब्रिक लेयर को, राजमिस्त्री को भेजा, उसको बुला लाने के लिए भेजा जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो लोग उसको पकड़ के ले आए, हाथ और पांव बांध के। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. राजा पूछता है, तुम बताओ, तुमने बनाई थी ये दीवार, इस इंसान की दीवार जो इसके पिताजी के समय में बनी थी? Yes, my lord, I did. वो कहता है, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. कितना मूर्ख राजा है वो कि एक चोर जो गलती से किसी और के घर में घुसा था, उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है,
पहले दोष देता है घर के मालिक को, सॉरी उसकी जान जाने का दोषी वो किसी और को मान रहा है, दूसरों की जान के पीछे पड़ा हुआ है। चोर चोरी करने घुसा था, वो मर गया, तो गलती चोर की है या किसी और की है, तो कॉमन सेंस की बात है। पर ये दोष दे रहा है उन लोगों को जिनका लॉजिकली कोई दोष नहीं है, घर के मालिक को और दीवार बनाने वाले को, अभी कई लोगों को ये दोष देगा। मतलब अटरली फूलिश है, ये काफी बड़ा मूर्ख है, निरा मूर्ख है कह लें आप। तो कहता है कि किस तरह की दीवार बनाई है तुमने, ये गरीब आदमी पे गिर गई, उसकी जान ले ली, तुमने जान ली है, तुमने उसका खून किया है, हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा, मौत की सजा सुनानी होगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it." लेकिन इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड का आदेश सुनाता, एग्जीक्यूशन मतलब उसको मौत के घाट उतार देना, किसी को मौत के घाट उतार देना, वही होता है एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले कि राजा उसको मौत के घाट उतारने का आदेश देता, वो गरीब राजमिस्त्री गिड़गिड़ाने लगा। क्या कहता है, महाराज कृपा करके मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि आप अपने आदेश दें। ये सच है कि दीवार मैंने बनाई थी और दीवार ज़रा भी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग इस पे नहीं था, मेरे काम पे मेरा ध्यान नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब घर के मालिक ने अपना दोष उतार के डाला था इस पे, टोकरा दोष का, और अब वो अपना टोकरा उठा के डाल रहा है उस लड़की पे। क्या रिश्ता है भाई उस लड़की का इन चीज़ों से, ज़बरदस्ती उसको घसीटे जा रहे हैं मूर्ख। ठीक है, कहता है कि मेरा दिमाग उस पर नहीं था। मुझे अच्छे से याद है एक लड़की जो नाचती हुई इधर से उधर सारा दिन उस गली में घूम रही थी जहाँ मैं दीवार बना रहा था। सारा दिन इधर से उधर जा रही थी नाचते हुए। उसकी पायल की झंकार, उसकी पाजेब की झंकार बज रही थी, और जिसकी वजह से मैं अपनी आंखें और अपने दिमाग को दीवार पे नहीं रख पाया, जिस दीवार को मैं बना रहा था। आपको उस डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। वैसे यहाँ डांसिंग गर्ल हो सकता है नर्तकी की बात हो रही हो, वो नाचते हुए नहीं आ जा रही है, उसका नाचना शायद पेश आ रहा होगा, बट ये क्लियरिटी यहाँ नहीं है क्योंकि डांसिंग गर्ल वर्ड कभी यूज़ होता नहीं है, डांसर यूज़ होता है। ठीक है, तो खैर जो भी है, उसकी पायलों की झंकार से ज़्यादा लॉजिक तो यही लग रहा है कि वो नाचते गाते आती होगी, उछलते कूदते मस्ती में, तो उसके पायलों की झंकार से इनका दिमाग काम पे नहीं था, ऐसा ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। कहते हैं आपको उसे पकड़ना चाहिए, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उसे पकड़ना होगा, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, पकड़ना चाहिए वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर वेयरएवर शी इज। कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, ये केस तो बड़ा, ये वाकया तो बड़ा गहरा होता जा रहा है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसकी अच्छे से इसको मतलब तहकीकात करनी होगी। लुक इनटू एक फ्रेज होता है जिसका मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, तो हमें इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। इतना आसान नहीं है ऐसे उलझे हुए केसेस को, ऐसे उलझे हुए चीज़ों को सुलझाना, इसमें निर्णय लेना। कितना मूर्ख था वो, एक सिंपल सी चीज़ को उलझा रहा है खुद। कहता है कि लेट्स गेट दैट डांसर वेयरएवर शी इज, चलो जाओ उस नर्तकी को पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी वो हो। अब यहाँ डांसर वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो ये नर्तकी हम कह सकते हैं कि होगी। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. नाचने वाली लड़की जो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, वो थरथराते हुए कांपते हुए आती है कोर्ट में। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा पूछता है, क्या तुम कई साल पहले उस गली में इधर से उधर घूम रही थी जब ये गरीब आदमी बेचारा एक दीवार बना रहा था? क्या तुमने इसे देखा था? वो लड़की कहती, यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल।
कहती है हाँ महाराज, मुझे अच्छे से याद है। अब आगे किंग कहता है, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। कहता है कि तो तुम मानती हो कि तुम इधर से उधर जा रही थी और तुम्हारे पायलों की झंकार पूरी गली में गूंज रही थी। तुम अपनी पायलें छनकाती हुई जा रही थी उस गली में इधर से उधर। तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान को भटका देना। और इसी वजह से इसने एक बुरी दीवार बना दी। दीवार बनाई जिसने, उसका दोष नहीं था, अब दोष इसका हो गया जिसने उसका ध्यान भटका दिया था। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। तो तुमने इसका ध्यान भटकाया है, इसने गलत दीवार बनाई, अच्छी दीवार नहीं बनाई। नतीजा ये हुआ कि एक गरीब चोर पे वो दीवार गिरी और और उसको मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक निर्दोष की जान ली है। क्या आयरनी है इस लाइन में कि ये कह रहा है तुमने एक निर्दोष की जान ली है, जबकि वो चोर था। वो निर्दोष कैसे हुआ? वो तो चोरी के लिए घुसा था, चोरी करके निकल के आ रहा था। ये कहता है कि तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. अब लड़की कुछ देर सोच के क्या कहती है, वो औरत जो बन चुकी थी, कुछ देर सोच के कहती है, महाराज एक थोड़ी देर रुकिए, महाराज प्रतीक्षा कीजिए। अगर हम लोग शुद्ध हिंदी कहें तो मुझे पता है मैं क्यों उस गली में इधर से उधर जा रही थी। मैंने कुछ सोना दिया था सुनार को कि मेरे लिए थोड़े गहने बना दे। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। लेकिन वो बड़ा ही आलसी कमीना था। स्काउंड्रल कमीने के सेंस में कह सकते हैं आप, गंदे घटिया इंसान के सेंस में, लेकिन वो बड़ा ही आलसी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। कहती है ये कि वो बहुत बहाने बना रहा था। कभी कहता था अब दूंगा, कभी कहता था तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे। यही बातें सारा दिन वो करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। कहती है उसने मुझे एक दर्जन बार अपने घर को दौड़ाया। मेड मी वॉक, किसी काम को करवाना। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसने मुझे अपने घर दौड़ाया। आप लोग कह सकते हैं यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो, या यू मेक मी क्राई, तुम मुझे रुलाते हो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। ग्रामर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरा ग्रामर चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। धीरे धीरे वीडियोस आएंगे उस पर भी। तो उसने मुझे काफ़ी दौड़ाया अपने घर की तरफ। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। तभी इस इंसान ने, इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। कहती है मेरी गलती नहीं है महाराज, उस कमीने इंसान की गलती है, उस कमीने सुनार की गलती है। डैम्ड एक्चुअली ये एक ऐसा वर्ड है ना, काफ़ी डायनेमिक है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। हम लोग डैम कहते हैं तो उसका मतलब एक्सक्लामेटिव है, वो धत या बहुत इंटेंस दिखाने के लिए। यहाँ डैम्ड भी एक तरीके का इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर मतलब इसका अपना कुछ अर्थ तो होता नहीं है, ये भावना को और भड़का देता है। तो उस हम लोग यहाँ अभागे कह सकते हैं वैसे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में डैम्ड वर्ड मैंने सुना है कई बार, कुछ ऐसे टीवी शोज में, जैसे सुपर नेचुरल हुआ। उन लोगों को कहा जाता है ना, जो लोग मतलब जिनकी मौत के बाद उन्हें इटर्निटी तक नरक में रहना होगा, हेल में रहना होगा, तो कहा जाता है कि वह डैम्ड। ठीक है, बहुत बड़ा पापी है, इतना बड़ा पापी कभी गॉड उसको फॉरगिव नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, तो उसको माना जाता है कि वो डैम्ड है। तो कहते हैं ये कि यहाँ लेकिन उसका मतलब बस कमीने के सेंस में, अभागे के सेंस में, उस कमीने गोल्ड से, उस कमीने सुनार की सारी गलती है। अब राजा कहते हैं, सोचता है, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस। राजा अब जो सारे सबूत, जो सारे साक्ष्य सामने आ रहे थे, उनको, वेइंग का मतलब ना तौलना लिटरली तो होता है, आप सामान तौलवाते हैं,
लेकिन तौलना एज इन कि मन में डिसाइड करना कि क्या सही बैठ रहा है, संतुलन किस चीज़ का है। तो सोचते हुए ये कहता है उन चीज़ों पे बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। कहता है, अब आदेश सुनाता है राजा कि आखिरकार हमें असली मुजरिम मिल गया, असली दोषी मिल गया। जाओ और सुनार को पकड़ के लाओ जहां भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, बिना देर किए। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. बेलिफ कहा जाता है एक कोर्ट का ऑफिसर होता है, जहाँ तक मुझे याद है, जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है जाके किसी को समन वगैरह देने के लिए शायद, या पकड़ के लाने के लिए। यहाँ सिपाहियों से इसका मतलब हो सकता है होगा। राजा के सैनिक, राजा के सिपाही उस सुनार की तलाश करते हुए पहुंचे जो कहाँ छुपा हुआ था, अपनी दुकान के कोने में। शायद किसी ने उसको व्हाट्सएप कर दिया होगा कि तुम्हारी खोज चल रही है। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम सुना, अपने खिलाफ जो इल्ज़ाम लगे थे उनको सुना, तो उसकी अपनी एक कहानी थी जो उसके पास थी कहने को। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. कहता है, मेरे महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ। ये सच है कि मैंने इसको कई बार अपने घर आने के लिए मजबूर किया, दौड़ाया अपने घर। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. राजा से कहता है सुनार कि सच है कि मैंने इसको कई बार दौड़ाया, ये सच है, लेकिन इसकी वजह थी, मैंने उसको आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने कई बहाने इसके सामने बनाए, क्योंकि मुझे इसके गहने बनाने से पहले एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को ख़त्म करना था। उसके गहने बनाते थे, उसके यहाँ एक शादी आ रही थी उस अमीर व्यापारी के यहाँ, और वो इंतज़ार करने को तैयार नहीं था। आपको तो पता ही होगा कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं, कितने बेसब्रे होते हैं। अब इल्ज़ामों का टोकरा इनके सर से उतर के फिर कहाँ चला गया, किसी अमीर व्यापारी के सर पे। लेकिन वो अमीर व्यापारी कौन है? Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब राजा कहता है, कौन था वो अमीर व्यापारी? कौन था जिसने तुमको इस गरीब औरत के गहने बनाने से रोका, जिसकी वजह से ये कई बार तुम्हारी गली में आई और गई, जिसकी वजह से वो राजमिस्त्री जो काम कर रहा था ईंटों का दीवार चिनने का, दीवार खड़ी करने का, उसका ध्यान भटका, जिसकी वजह से उसने दीवार में पूरी गड़बड़ कर दी। मेड अ मेस का मतलब उसी का मेड अ मेस, ये पास्ट है, गड़बड़ कर देना, जिसने दीवार को पूरा गड़बड़ सड़बड़ बना दिया। विच हैज़ नाउ, ऐसी दीवार बना दी जो अब गिर के एक गरीब आदमी की, एक निर्दोष की जान ले चुकी है। क्या तुम बताओगे उसका नाम क्या था? अब यहाँ पे इस कहानी को हम लोग रोक देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच रहा है। अगला पार्ट मैं इसके साथ ही डाल रहा हूँ, नीचे आप लिंक चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मिलते हैं। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।